कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो आइसोमरिज्म होता है उस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे। आइसोमरिज्म जो टॉपिक है, आइसोमरिज्म को हिंदी में बोलते हैं समायोता और आइसोमर्स को हिंदी में बोलते हैं समायोग। यानी आइसोमरिज्म वो कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, डिफरेंट है। यानी उनके भौतिक और जो रासायनिक गुण होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, आइसोमर्स बोलते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, आइसोमरिज्म बोलते हैं या समायोता बोलते हैं। ठीक है, compounds having the same molecular formula but different their physical and chemical properties are called isomers and phenomena is known as isomerism। यानी हमने क्या कहा, कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा है लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या अलग हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स बोलते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म की या समायोता की प्रक्रिया बोलते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आइसोमेरिज्म होगा वो जो डिफरेंट लिगेंड हैं, यानी जो अलग अलग प्रकार के लिगेंड हैं, उन लिगेंड की जो पोजीशन है, ठीक, यानी जो गिवन स्पेस है, यानी जो रिलेटिव अरेंजमेंट है, उन अरेंजमेंट के हिसाब से क्या है, उनकी पोजीशन के हिसाब से उनको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उनमें जो आइसोमेरिज्म है वो दो प्रकार का है। तो पहला है इसका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम संरचनात्मक समायोता बोलते हैं। और दूसरा जो पार्ट होगा इसका वो बनेगा स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में को दो आइसोमर्स हैं, एक हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है और एक हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम डिटेल स्टडी करते हैं, उसके बाद स्टीरियो आइसोमर्स को हम डिटेल स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंतर्गत 4 पार्ट हैं और जो स्टीरियो आइसोमर्स है उसके अंतर्गत हमारे पास 2 पार्ट हैं। स्टीरियो आइसोमर्स में हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल बनेगा, एक ऑप्टिकल बनेगा। और स्टीरियो आइसोमर्स में हमारे पास 4 पार्ट हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के 4 पार्ट हैं, इसको हम देख लेते हैं। पहला इसका जो पार्ट है वो है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमर। दूसरा इसका जो भाग है वो है हाइड्रेटेड या इसको हम सॉल्वेटेड भी बोलते हैं, हाइड्रेट और सॉल्वेट। तीसरा जो इसका पार्ट है वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और जो लास्ट पार्ट है इसका वो है लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के 4 पार्ट हैं। एक आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, तीसरा जो हमारे पास वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है और चौथा जो पार्ट है हमारे पास लिंकेज आइसोमेरिज्म है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो आइसोमर्स हैं जिनमें कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा वो तो सेम होगा बट उनका जो रिलेटिव अरेंजमेंट है, यानी जो डिफरेंट लिगेंड्स हैं, उन लिगेंड्स का जो रिलेटिव अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो उसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब हम जो हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमरिज्म है, ठीक है, जो नेक्स्ट क्या हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में वो आइसोमेरिज्म कहलाएगा जिसमें जो मोड ऑफ आयनाइजेशन होगा वो डिफरेंट होगा। यानी हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंतर यानी जो भीतर वाला जो पार्ट होगा वो आयनाइज नहीं होता है, जबकि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के बाहर वाला जो पार्ट है वो आयनाइज हो जाता है, आसानी से आयनाइज हो जाता है। तो उसी के आधार पर यहाँ पर जो आयनाइजेशन होगा वो आयनाइजेशन मोड ऑफ आयनाइजेशन भी क्या होगा, अलग अलग प्रकार का होगा। हम एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल है COCl NH3 का होल 5 SO। ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर हम आयनाइज करेंगे तो इसका जो आयनाइजेशन होगा वो आयनाइजेशन कैसे होगा देखिएगा, COCl NH3 का होल 5 स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा प्लस SO4 2 नेगेटिव, इस पे 2 प्लस चार्ज SO4 2 नेगेटिव वाला हो गया। तो इस पे कैसे चार्ज आएगा, 2 प्लस चार्ज आएगा। अगर हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपाउंड को अगर हम टेस्ट करेंगे तो ये कंपाउंड क्या होगा, यहाँ पर सल्फेट का टेस्ट देगा। किस चीज का टेस्ट देगा, सल्फेट का टेस्ट देगा। तो यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी आयनाइज नहीं होगी क्योंकि हमने पहले पता है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस होता है कि डबल सॉल्ट क्या होता है, अगर हम उसको आयनाइज करना चाहें तो आसानी से आयनाइज हो जाता है,
अपने जो उसके डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनमें क्या होता है, आयनाइज हो जाता है। जबकि जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में केवल काउंटर कटाइन और काउंटर अनाइन ही आयनाइज हो पाता है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, यानी यहाँ पर कोई कटाइन हुआ तो वो आयनाइज हो सकता है, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर यानी इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई आयन होगा तो वो आयनाइज हो सकता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। जबकि डबल शॉर्ट में क्या होता है, प्रत्येक जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, तो प्रत्येक का टेस्ट दे देगा। तो यहाँ पर जो आयनेशन देखेंगे तो यहाँ पर इस कंपाउंड में, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आयनेशन आएगा, मतलब जो टेस्ट आएगा वो किसका आएगा, सल्फेट का टेस्ट आएगा। इसी को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, देखिएगा CO, अब Cl को हम कोऑर्डिनेशन एंटाइटी से बाहर रख रहे हैं और सल्फेट को कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर ला रहे हैं। तो हमने लिखा CONH3 का होल 5 SO4, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसको अगर हम आयनाइज करेंगे तो आयनाइज करने के बाद इसको अगर हम डिसोशिएट करते हैं तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर ब्रैकेट CONH3 का होल 5 NH3 का होल 5 SO4 प्लस Cl माइनस, ठीक है। ये क्या हमारे पास कोऑर्डिनेशन, इस कंपाउंड को, इस यौगिक को क्या किया हमने, आयनाइज किया। तो यहाँ पर ये कैसे टूटा, ये स्क्वायर ब्रैकेट यानी जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी अपने आप को रिटेन लिखा, ठीक है, वैसे ही है। और Cl आयन क्या हो गया, जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी से बाहर का जो आयन था वो क्या हो गया, अलग हो गया, उसमें Cl नेगेटिव मिल गया। अगर हम इस पर्टिकुलर कंपाउंड का अगर हम टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर जो टेस्ट आएगा वो किसका आएगा, Cl नेगेटिव का टेस्ट आएगा। अगर कहीं पर ये यौगिक और ये, मतलब हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये था, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये है, इसका मोड ऑफ आयनेशन क्या हुआ, इसमें सल्फेट आयन अलग हुआ, इसका मोड ऑफ आयनेशन क्या हुआ, इसमें Cl आयन अलग हुआ। तो यहाँ पर इस वाले यौगिक में देखेंगे तो यहाँ पर इसमें सल्फेट का टेस्ट आएगा, और इस वाले में देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, Cl नेगेटिव का टेस्ट आएगा, यानी क्लोराइड आयन होगा, क्लोराइड आयन का टेस्ट आएगा। अगर कहीं पर इस टाइप के आइसोमर्स बनते हैं तो इस टाइप के आइसोमर्स को क्या बोलता हूं, आयनाइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं। आयनाइजेशन आइसोमर्स का अर्थ क्या है कि उसमें किस आयन, मतलब कौन सा आयन डिसोशिएट हो रहा है और कौन सा आयन डिसोशिएट नहीं हो रहा है, यानी कौन सा आयन अलग हो रहा है, कौन सा आयन अलग नहीं हो रहा है, और किस चीज का टेस्ट वहां पर दिया जा रहा है, उसके हिसाब से हम इसको एडजस्टमेंट करते हैं। इसमें देखिएगा इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसके अलावा हमने बाहर से कोई आयन नहीं लिया हुआ है, इसमें यही वाला आयन है, बट जो आयन है उनको हमने कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के बाहर क्या किया है, केवल एक्सचेंज किया है। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर और बाहर एक्सचेंज करने से उसमें जो पर्टिकुलर टेस्ट है वो टेस्ट भी क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। पहले वाले में किसका टेस्ट आएगा, सल्फेट का, और इसी को हमने दूसरे तरीके से लिखा तो इसमें किसका टेस्ट आ रहा है, Cl नेगेटिव का। तो इस टाइप के आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आयनाइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं। सेकंड पार्ट में जो आयनाइजेशन होगा वो हमारे पास आइसोमर्स है, वो है हमारे पास हाइड्रेटेड। कौन सा आइसोमर्स, हाइड्रेटेड या सॉल्वेट। हाइड्रेटेड और सॉल्वेट के नेम से ही पता चल रहा है कि उसमें क्या होना चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल का होना बहुत जरूरी है। यानी हाइड्रेटेड जो आइसोमर्स हम देखेंगे हाइड्रेटेड आइसोमर्स में, ठीक है, समावयव में किसका होना जरूरी है, वाटर मॉलिक्यूल का होना जरूरी है। तो यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया CrH2O का होल 6, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर और बाहर से लेकर हमने Cl3। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन यौगिक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है CrH2O का होल 6, स्मॉल ब्रैकेट है, उसके बाद से स्क्वायर ब्रैकेट Cl3। अगर यहां पर देखेंगे तो इसमें अगर हम इसको डिसोशिएट करते हैं तो ये डिसोशिएट कैसे होगा, CrH2O का होल 6 प्लस 3Cl नेगेटिव, इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, इधर से इसका आयनाइजेशन हो जाएगा। यहां पर अगर इसका टेस्ट देखें तो Cl का टेस्ट देगा। ओके, इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख रहे हैं, देखिएगा CrH2O का होल 5 Cl2H2। हमने किया क्या, इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक वाटर मॉलिक्यूल को हमने बाहर भेज दिया और बाहर जो Cl3 थे उसमें से एक Cl एटम को हमने अंदर ले लिया। तो अंदर क्या हो गया, CrH2O का होल 5 Cl स्क्वायर ब्रैकेट बंद, उसके बाद Cl2H2। अगर हम इसको डिसोशिएट करेंगे तो ये डिसोशिएट होने के बाद क्या होगा, इसमें 3 चीज उठेंगे, मतलब Cl भी अलग होगा, H2 भी अलग होगा। तो यहां पर क्या है, देखिएगा स्क्वायर ब्रैकेट CrH2O का होल 5 Cl प्लस 2Cl नेगेटिव प्लस H2। अब इसमें देखेंगे अगर इस पर्टिकुलर कंपाउंड को, जिसमें क्या है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाटर मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रेटेड का पार्ट कैसे है, अगर इसको हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, किसके साथ, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ अगर हम इसको ट्रीट करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ इसको भेजेंगे तो इसमें क्या होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट
कि बाहर का जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो कंसंट्रेटेड H2SO4 के द्वारा किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो तब जाके ये क्या हो गया, हाइड्रेटेड पार्ट हो गया, यानी वाटर मॉलिक्यूल इसमें अलग हो गया। तो तब जाके हम इसको किसके अंदर रख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म के अंदर इसको रख सकते हैं। इसी को हम दूसरे अन्य तरीके से लिख सकते हैं। देखिएगा CrH2O का होल 4। अब यहाँ पर हमने 4 की जगह 5 की जगह कितना कर दिया, 4, 2 Cl हम अंदर ले आए, Cl2 स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और बाहर कितना किया हमने ClH2, और H2 कितने थे 2, तो 2H2 लिख दिया। इसको आयनाइज करेंगे तो ये आयनाइज होने के बाद क्या देगा, देखिएगा CrH2O का होल 4 Cl2 इस पे 2 प्लस चार्ज प्लस 2H2O प्लस Cl। ठीक है, ये यौगिक बनेगा। इसमें देखेंगे तो अब इसमें क्या होगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल क्या किया जाएंगे, एब्जॉर्ब किया जाएगा। अगर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल किया जाएगा, कंसंट्रेट H2SO4 के द्वारा क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास यौगिक होगा। इसी को हम थर्ड अदर वे में कैसे लिख सकते हैं, CrH2O का होल थ्राइस Cl3। अब बाहर की तरफ H2O कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल। इसको हम ट्रीट कराएंगे तो इसको अगर हम आयनाइज करते हैं तो आयनाइज होने के बाद क्या देगा, CrH2O का होल थ्राइस Cl3 प्लस 3H2। ठीक है, इस तरह से इसका यौगिक बनेगा। अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, इसमें 2 प्लस आएगा, यहां पर क्या होगा, CrH2O का होल थ्राइस Cl3 3H2। यहाँ पर क्या हमने 3 वाटर मॉलिक्यूल को अंदर रखा और 3 वाटर मॉलिक्यूल को बाहर रख दिया, और पहले से जो इस यौगिक में 3Cl3 उस Cl3 था, उस Cl3 को हम अंदर ले आए। अगर हम इसको आयनाइज करते हैं तो यहाँ पर आयनाइज करने के बाद इसको कंसंट्रेट H2SO4 के साथ अगर हम ट्रीट करेंगे, ट्रीट करने के बाद ये 3 वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, 3 जल के अणु को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और Cl कोई भी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी से बाहर नहीं है तो Cl का कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। तो ये क्या था हमारे पास, हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का अर्थ क्या बताया था हमने शुरू में ही कि हाइड्रेटेड में क्या होना चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल का होना बहुत जरूरी है। वाटर मॉलिक्यूल होगा तभी एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी से बाहर वाटर मॉलिक्यूल को अलग-अलग वे में दिखाएंगे, तब जाएगा क्या वहां पर टेस्ट देगा। अगर कहीं पर इस तरह का आइसोमर्स बनता है तो उसे क्या बोलता हूं, हाइड्रेटेड आइसोमर्स के नाम से इसको जाना जाता है। अगला जो आइसोमर्स है हमारे पास वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जो होगा उसमें हमारे लिए 2 डिफरेंट कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का होना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में हमारे लिए 2 डिफरेंट कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का होना जरूरी है। उसमें हम एक जो सेंट्रल मैटर होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, उसके लिगेंड को दूसरे कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होगा उससे क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म थर्ड पार्ट है। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हम एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिखा CrCN का होल 6 और CONH3 का होल 6। ये हमारे पास 2 डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। एक क्या हमारे पास CrCN का होल 6 और दूसरा क्या हमारे पास CONH3 का होल 6। तो इसमें यानी जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का होना जरूरी है, यानी 2 अलग-अलग कोऑर्डिनेशन यौगिक का होना जरूरी है। अब इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या करता है, इसके यानी Cr के साथ यहाँ पर क्या है, CN के 6 लिगेंड है, और यहाँ पर कोबाल्ट के साथ अमाइन यानी जो अमोनिया है, अमोनिया के कितने 6 लिगेंड है। तो हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या करेंगे, Cn के लिगेंड को कोबाल्ट के साथ एक्सचेंज कर लेंगे और NH3 के लिगेंड को हम क्रोमियम के साथ लेंगे। तो हमारे पास ये हमारे पास एग्जांपल था, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिएगा CrNH3 का होल 6 COCN का होल 6। हमने क्या किया, यहां पर क्रोमियम के साथ Cn लिगेंड था, यहां पर हम क्रोमियम के साथ कौन सा लिगेंड ले आए, इस NH3 लिगेंड को यहां पर ले आए। इसमें कोबाल्ट के साथ कौन सा लिगेंड था, NH3, और यहां पर कोबाल्ट के साथ कौन सा ले आए, Cn लिगेंड को इसके साथ एक्सचेंज कर दिया। तो इस टाइप का कहीं पर अगर आइसोमेरिज्म बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे लिगेंड एक्सचेंज कर सकते हैं, हम इसको अनदर वे में ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा CrNH3 का होल 4 Cn का होल 22। अभी हमने कितने 2 लिगेंड को एक्सचेंज कर दिया, और बचे हुए लिगेंड को हम इसके साथ यानी जो कोबाल्ट मॉलिक्यूल है उसके साथ ऐड कर लेंगे। तो CONH3 का होल 22 Cn का होल 4।
तो अब ये क्या किया हमने, अमाइन के 4 लिगेंड इसके साथ रखे और 2 CN के लिगेंड रखे, और इसमें क्या रखे, कोबाल्ट के साथ हमने 2 अमाइन के लिगेंड रखे और 4 CN के लिगेंड रखे। तो इस तरह का अगर कहीं पर आइसोमर्स बनता है तो उसे हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर के लिए हमने सबसे पहले क्या कहा था कि इसमें क्या होना चाहिए, 2 डिफरेंट यानी 2 अलग-अलग कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का होना जरूरी है। तो 2 कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होंगी तो उसमें हम क्या करेंगे, लिगेंड को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, यानी पहले मेटल एटम के लिगेंड को दूसरे मेटल एटम के साथ क्या कर दिया हमने, एक्सचेंज कर दिया। अगर कहीं पर इस टाइप के अगर आइसोमर्स मिलते हैं तो उसे हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर बोलते हैं। नाउ कोऑर्डिनेशन आइसोमर का जो चौथा पार्ट हो गया, यानी जो स्ट्रक्चरल आइसोमर देख रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर जो फोर्थ वाला पार्ट है वो है लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमर में नाम से पता चल रहा है मोड ऑफ अटैचमेंट, यानी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम है उस सेंट्रल मेटल एटम से कौन सा लिगेंड क्या है उससे अटैच्ड है, उसके हिसाब से हमारे पास लिंकेज आइसोमर से पॉसिबल बनते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिखा, हाँ इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें क्या होना चाहिए, एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए। एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड वो लिगेंड कहलाता है जो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को 2 डिफरेंट मोड से क्या कर सकता है, अटैच हो सकता है, या 2 डिफरेंट वे में क्या कर सकता है, उसको कोऑर्डिनेट हो सकता है। जैसे हमारे पास क्या है, जैसे CN है, CN है तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने वाला एटम है वो क्या है, कार्बन है ना। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं NC, आइसोसाइनाइड हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को देगा वो क्या देगा, नाइट्रोजन। तो इस टाइप के लिगेंड अगर कहीं पर है तो वो क्या दिखाएगा, एम्बिडेंट लिगेंड है। एम्बिडेंट लिगेंड क्या दिखाएगा, लिंकेज आइसोमर को शो करेगा। इसके अलावा हमारे पास क्या हो गया, जैसे NO2 है, यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करने वाला एटम है वो क्या है, नाइट्रोजन, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ONO। यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम को देने वाला एटम है वो क्या है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो मोड ऑफ अटैचमेंट है, या जो सेंट्रल मेटल एटम से मोड ऑफ अटैचमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। एक तरफ क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन। इसके अलावा यहाँ पर CN था, इसमें क्या था, NC। वैसे हम थायोसाइनेट और आइसोसाइनेट लिख सकते हैं SCN, और इसको हमने इस तरह से कोऑर्डिनेट किया, और CNS साइनेट वाला पार्ट ऐसे। तो अगर कहीं पर इस टाइप की लिगेंड है तो लिंकेज आइसोमर्स के अंदर इसको हम प्लेस करेंगे। तो इसको देख लेते हैं हम क्या है करके। तो लिंकेज आइसोमर आपको समझ आ गया कि लिंकेज आइसोमर में क्या काम है। सबसे पहले उसके लिए कंडीशन क्या है कि एम्बिडेंट लिगेंड का होना जरूरी है, और एम्बिडेंट लिगेंड वो लिगेंड कहलाते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को 2 डिफरेंट वे में, यानी अलग-अलग तरीके से क्या कर सकते हो, उसको लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने CN देखा, SCN देखा, NO2 देखा, ONO देखा, तो ये अलग-अलग पार्ट है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है CO NH3 का होल 5 NO2 Cl, एक हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उठा दिया। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट है, तो यहाँ पर कोबाल्ट को जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी NO2 जो नाइट्रिट्रो डैश और N है, तो नाइट्रिट्रो डैश N यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो कौन सा एटम दे रहा है, नाइट्रोजन। इसी कंपाउंड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिएगा CO NH3 का होल 5 ONO स्क्वायर ब्रैकेट 1 Cl। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर जो सेंट्रल मेटल एटम है, यानी जो कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल एटम है, उस सेंट्रल मेटल एटम को लोन पे इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, ऑक्सीजन। तो कहीं पर अगर इस टाइप का एग्जांपल आता है, यानी जिसमें क्या होगा, एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए। एम्बिडेंट लिगेंड अलग-अलग मोड ऑफ अटैचमेंट में सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर कहीं पर ऐसा एग्जांपल आता है तो उसको हम लिंकेज आइसोमेरिज्म के अंदर रखते हैं। अन्य एग्जांपल देखें तो FeCN6 ले लेता हूं, FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं FeNC का होल 6 4 नेगेटिव। तो यहां पर मोड ऑफ अटैचमेंट क्या हुआ, यहां पर जो सेंट्रल मेटल एटम है आयरन, उसको कौन सा दे रहा है, कार्बन, यानी CN साइनो है, साइनाइड जो ग्रुप है उसमें कार्बन इसके साथ अटैच्ड है। यहां पर जो आयरन सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ कौन सा एटम अटैच्ड है, नाइट्रोजन दे रहा है। तो अगर कहीं पर इस टाइप के आइसोमेर बनते हैं तो उसको हम लिंकेज आइसोमेर के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर आज हमने देखा कि जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था उसके हमने 4 पार्ट देखे थे। मैं दोबारा थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म था, तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उसमें जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स था, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर हमने 4 पार्ट देखे। एक क्या था हमारे पास, सबसे पहले आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा क्या था हमारे पास, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। तीसरा जो था हमारे पास
वो था कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और चौथा जो इसका फोर्थ पार्ट था वो था लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसके हमने डिफरेंट एग्जांपल भी देखे। तो ये क्या था हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में 4 डिफरेंट कैटेगरी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आइसोमर्स आएगा वो आएगा स्टीरियो आइसोमर्स, जिसमें कि हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ट्रांस वाला, और स्टीरियो आइसोमर्स पहले हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड वाला जो कांसेप्ट है उसको हम क्लियर करेंगे, तब जाके हम उसको आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।